हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 77 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट पे भी हम चैप्टर नंबर 1 की ही रिवीजन करने वाली है, वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, तो ये रिवीजन 2 है हमारे पास, क्योंकि वर्कशीट 76 में हमने अपनी फर्स्ट रिवीजन कर ली है। ठीक है, चलिए एक बार पहले वर्कशीट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपके पास एमसीक्यू है, आपको जो सही वाला आंसर है सही विकल्प चुनिए, मतलब टिक लगाना है सही आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है, 3 भी सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक सारे ही क्वेश्चंस आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू कोई भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वर्कशीट की। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पर बताना है 2.35 और इस पे यहाँ बार लगा हुआ है ना बार। तो ये क्या है? शांत दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या ए और बी दोनों है? देखो 2.35 बार का मतलब होता है कि जो ये 35 है ना, ये बार बार लिखा है, तो ये शांत दशमलव संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अशांत दिख रहा है। ठीक है, और वो वाला मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये यहाँ पर परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर सेकंड में कह रहा है 1.311, फिर यहाँ पर 3 बार 1 है, फिर 3, फिर 4 टाइम्स 1 है। आप देख रहे हो ये वैसे तो आसान है, लेकिन ये क्या है आपके पास? ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा ना, हर बार अलग नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास? एक अपरिमेय संख्या। हमने जो इसकी अभी रिवीजन वर्कशीट पहले वाली की है 76, उसमें हमने दोनों चीजें समझी थी कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव होता है प्रसार, वो 2 तरीके से होता है, और अपरिमेय का 1 तरीके से होता है। तो ये वही वाला है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है n की किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या के लिए 24 की पावर n 8 से विभाज्य होगा। देखो आपको यहाँ क्या करना है, n का मान निकालना है इस तरीके से कि जब आप यहाँ रखो ना, तो फिर वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो। अब कैसे रखें? देखो अगर आप यहाँ 0 रखते हो n की जगह, तो जिसकी भी जो ये पावर है 0 होती है, तो वो पूरा 1 बन जाता है। 1 तो नहीं होता, 8 की टेबल में नहीं आता ना, तो ये तो नहीं आएगा। अब अगर आप यहाँ -1 रखते हो तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब अगर आप यहाँ 1 रखते हो, तो 24 की पावर 1 मतलब 24, और 24 तो 8 की टेबल में आता है ना। इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। पर मान लो अगर यहाँ पर 1 नहीं होता, तो n का ऐसा कोई मान संभव नहीं है, तो ये आंसर आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आसान सा था, हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणज के रूप में लिखिए। तो इसका मतलब आपको इसको अभाज्य गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। तो चलिए करते हैं। तो 140 के करेंगे, तो ये 2 की टेबल में 70 पे आता है। ठीक है, ये 2 की टेबल में फिर 35 पे आता है, 5 की टेबल में 7 पे आता है, और 7 की टेबल में 1 पे आता है। तो लो आपका आंसर आ गया ये तो। अगर इसको अब हम घात के उसमें लिखे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही हम 156 के भी निकाल लेते हैं। तो ये भी 2 की टेबल में आता है 78 पे, ये 2 की टेबल में 39 पे आता है। अब ये किसी 2 की टेबल में नहीं आता 39, 3 की टेबल में आता है, लेकिन हाँ 13 पर। और 13 तो मेरा क्या होता है? प्राइम नंबर है, वो तो किसी की भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो 156 के आपके पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। 3825, ये तो देखने से ही हमको पता चल रहा है कि ये सबसे पहले 5 की टेबल से ही करने वाले हैं हम। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 से डिवाइड किया तो 765 आया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया 153। अब ये 5 की टेबल में नहीं आता, अब ये आता है 3 की टेबल में। तो आपके पास आ गया 51। फिर इसको 3 से किया तो यहाँ पर आ गया 17। अब 17 बन जाए तो 17 होगा। क्यों? क्योंकि 17 किसी और की टेबल में नहीं आता है, तो वो 17 की टेबल में ही आता है।
तो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 17, ये 17 है। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ कह रहा है आपको दिया है HCF दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो आपको पता है यहाँ पर HCF इंटू एलसीएम यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का गुना। तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू में 657 होगा। HCF मुझे पहले से पता है यहाँ पर 9 है, एलसीएम नहीं पता, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां से मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। अब मैंने क्या किया, इस 9 से इस 306 को कट कर दिया 34 पर, तो एलसीएम मेरे पास आ गया 34 इंटू 657। मेरा आंसर आ गया 22338। एलसीएम ही मुझे यहाँ पर निकालना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है आपसे स्पष्ट कीजिए कि जो ये एक संख्या और ये वाली एक संख्या एक भाज्य संख्या है, ये आपको स्पष्ट करना है। देखो आपको इतना तो पता है हमारे पास दो संख्याएं होती हैं, एक अभाज्य और एक भाज्य। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आती हैं, और किसकी टेबल में आती है, 1 की टेबल में आती है, और किसी की टेबल में नहीं आती है ना। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो औरों की टेबल में भी आती है, वही होती है। अब आपको यहाँ पर वही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, अब मैं पहले ये वाली संख्या ले रही हूं, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ी संख्या लग रही है ना ये। देखो ये पूरी एक है और ये एक है, इसमें से मैंने 13 को उभयनिष्ठ कर लिया, तो फिर अंदर यहां पर तो 7 और 11 बचा, और यहां पर मेरे पास 1 बचा क्योंकि 13 तो बाहर चला गया, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 77 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास 78। अब अगर मैं 78 को खोल के लिखूं तो 13 इंटू 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब देखो इसके तो भाज्य कौन कौन से है, 13 और 6 आए नहीं आए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरी भाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या तो वो होती है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आए और 1 की टेबल में, तो फिर उनके जो भाजक होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी वही आते हैं, पर यहाँ तो अलग आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो हम यहाँ लिख देते हैं इस संख्या के दो से अधिक भाजक 1, 13 और 6 यही आ रहे हैं ना, है 1 मतलब 1 तो सबकी टेबल में आता है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरीके से अब इसको लेते हैं। देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्लस का 5 ऐसी है। अब देखो ये पूरी एक संख्या हो गई और ये एक है, इन दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, तो चलो ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर प्लस का 1 बचा क्योंकि ये 5 बाहर चला गया इसकी जगह। ठीक है, अब जब हमने इसको किया तो यहाँ आया 1008 प्लस का 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास 1009। अब बस आपको इसको आगे नहीं खोलना, सेम यही लिख दो। देखो ना इसके भी तो 15 और 1009 भाजक आ रहे, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। इस संख्या के दो से अधिक भाजक, और यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से हैं, इसीलिए यह एक
भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 + 3 - 2√3 के अंतर और भागफल अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको दो संख्याएं दे रखी है, कह रहा है इनका अगर आप अंतर निकालो, अंतर मतलब माइनस करो, और अगर इनका भागफल करो मतलब कि आप डिवाइड करो, तो जो दोनों को करने के बाद आंसर आएगा ना, वो अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम यहाँ पर अंतर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब माइनस करना है, 3 + 2√3 माइनस 3 - 2√3। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन तो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये तो कट हो गया। ओ, गलती से 2√3 हमने कट कर दिया है। तो +3 - 3 कट गया, तो बचा 2√3 + 2√3। आंसर आ गया मेरा 4√3। अब √3 तो अपरिमेय संख्या होती है ना, तो फिर ये पूरा भी अपरिमेय होगा। तो बस हो गया सिर्फ अपरिमेय संख्या आ गई यहाँ पर। अंतर में तो हो गया, अब भागफल में और देख लेते हैं। तो 3 + 2√3 अपॉन में 3 - 2√3। अब नीचे रूट है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, 3 + 2√3 अपॉन में 3 + 2√3। तो ये बन गया 3 + 2√3 का होल स्क्वायर। और यहाँ आगे आपके पास ये होता है a + b और a - b। तो क्या होता है a² - b²। तो इसका मतलब a² - b²। ठीक है, अब देखो इसमें भी मैं एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a + b के होल स्क्वायर की, वो होती है a² + b² + 2ab। तो चलिए a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, b² मतलब 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 4 जो हो गया 12 + 2ab। 2 a की जगह a और b की जगह b। ठीक है, अब नीचे करते हैं, 3 3 जा 9, 2√3 का स्क्वायर होता है 12। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 21 + 3 2 जा 6। ठीक है, और 6 2 जा 12, और यहाँ आ गया आप पे -3। अब हम क्या करते हैं, ऊपर में से 3 को बेनिस्ट कर लेते हैं, तो 7 + 4√3 बचा, और यहाँ पर है -3, कट कर दो। अब इस माइनस को भी आप ऊपर ले जाओ। देखो आपको पता है कि 7 जो है वो परिमेय संख्या है, जबकि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। और हमने जब इस चैप्टर की वर्कशीट की थी तब किया था कि अगर हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे उनको जोड़ें चाहे उनके बीच का अंतर निकालें, जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसका मतलब ये भी मेरा सिद्ध हो गया कि अगर मैं इसका भागफल करूंगी तो वो भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, चलिए 5 तक हो गए क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो 6 + 2√2 है वो अपरिमेय संख्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का है, पूरी एक्सरसाइज इससे ही रिलेटेड है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात जब इसको आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय, आप क्या करो इसको परिमेय मान लो। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं हम। तो पहले मैंने यहाँ लिख लिया, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो फिर तो मैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब 6 + 2√2 = a/b। जबकि जो b है ना वो यहाँ 0 नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें b 0 नहीं होता। और ये a और b है क्या, जहां a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक से अतिरिक्त कोई
उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी मेरे एक पूर्णांक है, और साथ के साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जब आप इनका अगर HCF निकालो तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये वही चीज मैंने लिख दिया, तथा ए और बी में एक से अतिरिक्त कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ लिखा है 6 + 2√2 = a/b। यहां से मैंने √2 का मान निकाल लिया, तो इस 6 को मैं उधर ले गई। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू, अगर मैं इनके हर बराबर करूं तो वो आ जाएगा मेरा a - 6b/b। अब देखो a और b तो मेरे पूर्णांक है ना, तो इसका मतलब ये तो मेरी परिमेय संख्या है ना। तो लिख देते हैं, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो फिर इसके सामने वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तभी तो वो दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो ये √2 है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें तो पता है कि √2 अपरिमेय होते हैं, होती नहीं होती, तो वही लिख देते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक, यहाँ की लिख लेना, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हमने ये ऊपर माना था ना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, वही हमने गलत माना था। ठीक है, बस वो यहां लिख देते हैं। तो यहां लिख देती हूं मैं, अतः 6 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन वर्कशीट में भी किए, इस चैप्टर से रिलेटेड जो थी वर्कशीट नंबर 3 है शायद, हमने उसमें की है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। आपको कह रहा है कि आपको क्या दर्शाना है कि जो अगर एक समपूर्णांक होगा धनात्मक तो वो 2q की फॉर्म में ही होगा, और अगर वो विषम पूर्णांक होगा धनात्मक ही होना चाहिए तो वो 2q + 1 की फॉर्म में होगा, जबकि q आपके पास क्या है, एक पूर्णांक ही है q। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखो हम यहां लिख लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और जो b है वो क्या होगा, 2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 2q और 2q + 1 की फॉर्म में ही बताना है। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने किया है ना, यूक्लिड विभाजन, तो वही वाला लगाते हैं। तो उसमें होता क्या है, a = bq + r, जिसमें एक चीज होती है कि जो ये r है ये 0 तो हो सकता है, पर 0 से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा, लेकिन ये b से हर हाल में छोटा होगा, जो ये b है। तो इसका मतलब r के तो दो ही मान हो सकते हैं, एक 0 एक या 1, क्योंकि b तो मेरे पास 2 है और r b से छोटा ही होगा। अब अगर जब मेरे पास r 0 है तो क्या होगा, a की जगह a रहने दो, b की जगह यहाँ 2 रख दो, q ऐसी +0, तो 2q आ जाएगा, है ना। ये आपके पास क्या धनात्मक समपूर्णांक है ये। ठीक है, अब अगर आप r की जगह 1 रखते हो तो a = 2q + 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 2q + 1 आया, तो ये क्या है आपके पास, धनात्मक
विषम पूर्णांक। तो आपको दिख रहा है, देखो अब जब आपने ये किया 2q जो है, अगर आप 2 से किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को गुना करोगे तो वो सम पूर्णांक ही आएगा। करके देख लो, 9 को करते हैं 18, है ना ये सम। अब अगर आप इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2q है तो ये सम पूर्णांक होगा, और 2q + 1 है तो वो विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट में, यदि a जो है वो 2q की फॉर्म में होगा, इसके रूप में होगा, के रूप का है, तो a धनात्मक समपूर्णांक होगा। ठीक है, जबकि यदि a 2q + 1 इस रूप का है, तो a धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। जब भी कहे ना बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो क्या करना होता है आपको पता है, उसमें हमारे को HCF निकालना होता है। ठीक है, लेकिन आपसे एक चीज और यहाँ कह रहा है कि शेषफल 5 है, तो पता है आप क्या करो, पहले दोनों में से ये शेषफल को घटा दो। अब इन दोनों का आप क्या करो, HCF निकाल दो। देखो HCF ना हम कई सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने एक पीछे किया था, किससे किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो गुणनखंड करके। ठीक है, ठीक है, एक होता है डिवाइड करके, होता है ना। तो मैं आपको इसमें डिवाइड वाला तरीका लगवा दूं, हर क्वेश्चन में अलग लगवा दूंगी, ताकि आपको दोनों तीनों तरीके आ जाए HCF निकालने के। फिर आपकी मर्जी, आप कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम तब तक डिवाइड करते हैं ना जब तक 0 नहीं आता। तो 240 से इसको किया तो ये 4 पे गया 960। अब 0 नहीं आया तो इस 240 को अंदर रखते हैं, किया है ना आपने ये वाला मेथड भी, तो ये आ गया 192। ठीक है, अब 48 और यहाँ 64 आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, तो ये तो 1 पे ही जाएगा 48 पे। अब 48 को अंदर रख देंगे, इसका मतलब आपका HCF आ गया 16। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 16। तो ये आपका आंसर, इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है 24, 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक ऐसी 6 अंकों की संख्या बतानी है जो इन तीनों से डिवाइड हो। वैसे अगर हम देखें ना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होती कौन सी है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही तो होती है 999, फिर 3 बार 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा लग गया है। अब हमें ये बता, वैसे तो यही है 6 अंकों की, तो क्या यही आंसर है, नहीं। अगर ये इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो यही आंसर है, और अगर नहीं हो रही तो कोई और आंसर है। अब वो कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, पहले ना इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, जो इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल है, मतलब जो इन तीनों की टेबल में आता है वो निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे, 24 के गुणनखंड लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के गुणनखंड लिख दो 3 इंटू 5, ऐसी 36 के गुणनखंड लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम मेरे पास आएगा, जो उभयनिष्ठ है उसको मैं एक ही बार लिखूंगी, जैसे कि 2 और 2 है, यहाँ पर भी ये 2 और 2 है, फिर ये 2 नहीं है, 3 और 3 है। अब जो बच गया उसको क्या करें, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो
यहाँ पर आपके पास बचा 1 2 ये बचा और 5 और 3 बचा। ठीक है, तो जब इसे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। चलो एलसीएम निकल गया। अब देखते हैं जो ये 360 आया है क्या इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर यही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों की टेबल में आती है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बारी। लेकिन अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो चलो मैं यहाँ करती हूँ डिवाइड, यहाँ पर आ नहीं पाएगा। यहाँ करते हैं, देखते हैं डिवाइड करके, आपको ये कॉपी में करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये आपके पास जाएगा 2 पे 720, तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 279। ये वाला 9 आपने नीचे ले लिया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 279, ये 9 नीचे आ गया। अब ये जा रहा है आपके पास 7 पे, तो 2520 आ गया। फिर दोबारा माइनस किया तो 279 आया। चलो ये वाला 9 उतार लेते हैं। फिर ये दोबारा 7 पे ही जा रहा है, 2520। फिर दोबारा माइनस किया तो यहाँ पर आया मेरे पास 279। अब की बार मैंने ये लास्ट वाला जो 9 बचा ये भी उतार लिया। फिर दोबारा 250 पे ही जाएगा, तो 279 ही बचा। अब तो कुछ नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, क्या ये होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो ये शेषफल है ये बच गया है। तो यहां लिखेंगे अब हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वो आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको चाहिए थी जो इन तीनों से डिवाइड हो, इन तीनों की टेबल में आती हो, वो आपके पास ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कैंटीन में कोक के 144 डिब्बे और पेप्सी के 19 डब्बे को एक के ऊपर एक रखा जा सकता है यदि प्रत्येक स्टॉक एक ही ऊंचाई का है और एक ही पेय के डब्बे को समाहित करता है, तो प्रत्येक स्टॉक में डब्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? देखो एक कैंटीन है, उसमें 144 डब्बे तो कोक के हैं, पेप्सी के हैं, और 90 डब्बे किसके हैं? 144 कोक के हैं, हाँ, और 90 पेप्सी के हैं। ठीक है, अब इन डब्बों को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ठीक है ना, अब आपको ये बताना है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है कि हम इन डब्बों को रख सकते हैं, स्टेक में कितने हम डब्बे रख सकते हैं। जब भी कहे ना अधिकतम तो हमेशा HCF निकालना है आपको। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। अधिकतम डब्बों की संख्या क्या करना है, HCF ही तो निकालना है। किस किस का निकालना है? 144 और 90 का। अब हम इसको कौन से तरीके से निकालते हैं? गुणनखंड करके निकालते हैं। डिवाइड वाला मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो 144 के जब निकालोगे तो आप तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और जब आप 90 के निकालोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो HCF कैसे आएगा? इन दोनों 2 का एक कॉमन यहाँ, इन दोनों 3 का एक 3 यहाँ पर, इन दोनों 3 का एक 3 यहाँ पर, तो आ गए। अधिकतम डब्बों की संख्या कितनी हो गई? तो वो मेरी आ गई 18। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है √3 और √5 के बीच की एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या बताओ। तो देखो यहाँ पर आपको दो अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो पहले हम इनके मान लिख लेते हैं। तो ये होता है 1.732 और ये होता है आपके पास 2.236। ऐसा क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किया है। ठीक है, अब इनके बीच में जो परिमेय संख्या है वो तो देखने से ही पता चल रही है कि कौन सी है। कौन सी है? जो 1 से बड़ी हो और 1.7 से बड़ी हो, 2.2 से छोटी हो, तो 2 ही होगी। 2 परिमेय संख्या ही तो है, इससे बड़ी है और इससे छोटी है, इनके बीच में ही आ रहा है 2। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो आप कोई सी भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसी लिखना जो कौन सी हो आपके पास, मतलब इस तरीके से कि जो रिपीट ना हो रही हो।
जैसे कि इससे छोटी लिखना और इससे बड़ी लिखना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.1010010000 फिर 100001। अब आगे डॉट लगा दी, है ना, ये मेरी अपरिमेय संख्या और इन दोनों के बीच में भी आ रही है। तो आप कोई सी भी लिख सकते हो, अपरिमेय संख्या कोई से भी बना सकते हो, लेकिन इनके बीच में आनी चाहिए और होनी वो अपरिमेय ही चाहिए। ठीक है, तो ये था आप पे क्वेश्चन 11। इसी के साथ ही वर्कशीट 77 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब वो वर्कशीट नंबर जो 78 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।